नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है भारतीय दार्शनिक मंच पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचारक के बारे में जिसने अपने समय से आगे की बात सोची। हम बात कर रहे हैं ग्रीक दार्शनिक एनेक्जिगोरस की। एनेक्जिगोरस एक ऐसा विचारक जिसने प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने के लिए धर्म से अधिक प्रकृति के रहस्यों को वैज्ञानिक और तार्किकता के आधार पर समझने की कोशिश की। उसने इस बात का साहस किया कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि कोई देवता नहीं, बल्कि वह भी भौतिक अस्तित्वान द्रव्य है। एनेक्जिगोरस, जिसका जन्म लगभग 500 ईसा पूर्व आयोनिया, जिसकी बात हम इससे पहले भी कर चुके हैं, उसके आसपास एक जगह है क्लेडोमेना, वहां पर उसका जन्म होता है। जिस परिवार में एनेक्जिगोरस का जन्म हो रहा है वो एक बहुत ही आर्थिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध परिवार है। फिर भी सत्य और ज्ञान की खोज उन्हें लगभग 20 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग देने के लिए मजबूर कर देती, और वो एनेक्जिमेंडर से बड़ा प्रभावित होते। उस समय जो एनेक्जिमेंडर से प्रभावित लोग थे उनके साथ रहते हैं, उनके विचारों से का अध्ययन करते हैं और प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन लगभग 40 वर्ष की अवस्था में वो एथेंस पहुंचते हैं, और एथेंस में उनकी मुलाकात होती है तत्कालीन विद्वान पेरेक्लीज से। वहां वो केवल पेरेक्लीज से नहीं मिलते हैं, क्योंकि पेरेक्लीज के पास एक विद्वानों की सभा थी, उनके हित मित्र थे जिसमें बहुत और भी विद्वान थे। तो इस मंडली में एनेक्जिगोरस का भी स्वागत होता है, और वहां पर इस संगत ने, इस मंडली ने एनेक्जिगोरस पर कुछ ऐसा प्रभाव डाला कि उनके विचारों में एक प्रखरता आई, एक नवीनता आई। किंतु उनके ये विचार एनेक्जिगोरस के लिए बहुत अच्छे साबित नहीं। ये जो महोदय थे पेरेक्लीज, इनका राजनीतिक बड़ा प्रभाव था, और उनके विरोधी ग्रुप भी एथेंस में थे। तो समय का कालक्रम बदला, और पेरेक्लीज की सियासत में शिकस्त हो गई। उनके विरोधी लोग शासन में आ गए, जिसका दुष्प्रभाव एनेक्जिगोरस को भी देखने, और उन पर देवताओं को न मानने और लोगों को भड़काने के आरोप में को जेल में डाल दिया। बाद के कालक्रम में पेरेक्लीज ने बहुत प्रयास कर कर एनेक्जिगोरस को जेल से बाहर भगवाया, और फिर वो एक नई जगह पर जाकर वो अपने एक समूह बनाते हैं, और वहां पर वो अपना जीवन यापन करते हैं, उनके विचारों का प्रचार प्रसार होता है। वहां पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी ऑन नेचर, जिसका अधिकांश हिस्सा हमें उपलब्ध नहीं है। लेकिन जल्द ही, लगभग 73 साल की अवस्था में वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। ये तो एक सामान्य बात हुई एनेक्जिगोरस के जीवन के संबंध में। यदि हम बात करें उनके दार्शनिक विचारों की, तो एनेक्जिगोरस के दर्शन में, उनके दार्शनिक विचार के केंद्र में प्रकृति और उसके पीछे छुपी हुई शक्तियों का रहस्य
को सुलझाने का प्रयास स्पष्ट रूप से देखा जाता है। उनकी एक मान्यता है कि किसी भी वस्तु का विनाश या सृजन संभव नहीं, यह केवल जो पहले से मौजूद तत्व है उससे अलग होना या मिलना है। अगर हम भारतीय चिंतन परंपरा से इसकी तुलना करें तो ये सत्कारवाद के करीब बात निकल के आती है। सत्कारवाद का मतलब क्या है कि जो कार्य है, जो चीज उत्पन्न हो रही है, वो जिससे उत्पन्न हो रही है उसमें पहले से रहती है। इस विचार के वजह से ये एम्पेडोक्लीज के जो अनेक तत्व हैं उसको ये एक नई दिशा प्रदान करते हैं। एम्पेडोक्लीज ने 4 मूल तत्वों को सृष्टि के मूल में स्वीकार किया था और एनाक्सिगोरस इस बात को और आगे ले जाते हैं, उसको एक नई दिशा देते हैं। एनाक्सिगोरस का कहना है कि मूल तत्वों की संख्या जो है वो असंख्य है और वो इसे बीज रूप में परिभाषित करते हैं कि सभी मूल तत्व बीज रूप में निहित रहते हैं और बीज में सारे गुण होते हैं। जब वो किसी निश्चित अनुपात में कम या अधिक हो जाते हैं तो उनमें परिवर्तन होता है और नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। एनाक्सिगोरस कह रहे हैं कि ये जो बीज है, ये जो मूल है, ये इतने सूक्ष्म है कि हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। वो अनंत भी हैं और अविभाज्य भी। जो वो मूल है, बेसिक यूनिट है। ये बात उस समय अपने आप में क्रांतिकारी थी। एम्पेडोक्लीज ने भी इन तरीके के तत्वों की बात की थी और उन तत्वों को गतिहीन मानते हैं। उसमें गति लाने के लिए उन्होंने प्रेम और घृणा 2 तत्वों को स्वीकार किया। किंतु एनाक्सिगोरस ने इस क्षेत्र में नया सुझाव दिया और इस गति के लिए वो एक नई अवधारणा प्रस्तुत करते हैं जिसे नाउस कहते हैं। ये नाउस एक चेतन सत्ता है। एनाक्सिगोरस का मानना है कि केवल बीज संसार का निर्माण नहीं कर सकते, इसके लिए एक चेतन सत्ता की जरूरत है और यह चेतन सत्ता ही नाउस के नाम से जानी जाती है। तो नाउस वह शक्ति है जो जगत को गति प्रदान करती है, एक व्यवस्था प्रदान करती है और सभी घटनाएं जो घट रही हैं जगत में उसके कारण के रूप में उपस्थित। ये अपने आप में ना तो भौतिक है और ना ही पूर्णतया स्पिरिचुअल या स्पिरिट है, बल्कि इन दोनों का अद्भुत संयोग है। सामान्यतः नाउस के बारे में माना जाता है कि ये कॉन्शियस बीइंग है। नो डाउट ये कॉन्शियस बीइंग है, बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल एंड कॉन्शियस एंटिटी। ये पहली बार है पूरे ग्रीक इतिहास में जब चेतन सत्ता को एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में एक्सेप्ट किया जा रहा है। मटेरियल ऑब्जेक्ट को, आइटम को गवर्न करने। तो एनाक्सिगोरस के अनुसार कि शुरुआत में एट द बिगिनिंग लेवल सभी बीज जो हैं, जो मूल हैं, वो अस्त व्यस्त थे। नाउस ने उनमें गति पैदा की और इस गति के कारण ये बीज जो थे ये अलग अलग हो जाते हैं और चूंकि ये अलग अलग गुण वाले थे तो कहीं पर मिलाप हो रहा है, कहीं पर बिखराव हो रहा है, जिससे पूरे संसार का निर्माण होता है। एनाक्सिगोरस ये मानते हैं कि जो पृथ्वी है वो चपटी है और वायु पे तैर रही है, तस्त्री नुमा मानते हैं। उन्होंने ये क्रांतिकारी बात उस समय कही कि सूर्य कोई देवता नहीं है बल्कि एक पत्थर है जिसमें आग लगी हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रमा भी कोई देवी
या देवता नहीं है, बल्कि वो एक ग्रह है पृथ्वी के जैसा। और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिवर्तित करता है, जिसके वजह से उसमें प्रकाश दिखाई पड़ता है। तो ये बातें जो समझ बहुत ही नवीन है, उस तरीके की मिलती जुलती बात हमें एनेक्सिगोरस में हजारों वर्ष पहले देखने को मिली। तो ये उस समय बड़ा विवादित बात थी, एक विद्रोह था जो एथेंस की ग्रीक की जो मौलिक धार्मिक नैतिक मान्यता थी उसके विरोध में था, जिसके कारण उन्हें धर्मद्रोही घोषित किया गया। जैसा मैंने चर्चा किया, उसमें कुछ राजनीतिक कारण भी थे, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें जेल जाना। तो एनेक्सिगोरस ने कुल मिला जुला के यह बात साबित कर दिया कि ज्ञान और साहस के लिए, सत्य के प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने पूरा जीवन संघर्ष किया और उसको लगाया, जिसका फल ये हुआ कि उनकी मृत्यु के बाद भी लोगों की स्मृतियों में उनकी मूर्ति बनी, और उस मूर्ति को बाहर स्थापित किया गया एक देवी के मूर्ति के रूप में, और उनके जन्मदिन पर वहां अवकाश की घोषणा की। उनकी जो पुस्तक है ऑन नेचर, उसके कुछ ही अंश आज अवेलेबल हैं, उसी से हमें उनके विचारों की झलक देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर और आगे के बात के लिए और चर्चा के लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जिसमें ग्रीक दर्शन की जो परमाणुवादी अवधारणा है, अणुवादी अवधारणा है, उसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।